So now we again resume the lesson yesterday where we had left. कल तक हमने पढ़ा था कि माइकल ओबी जो था वो बहुत खुश था कि उसको एनडीएम हाई स्कूल का हेडमास्टर बनाया गया था, और इस बात से भी खुश था कि उसके सारे जो जितने भी सहयोगी है वो सारे युवा और कुंवारे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम नैन्सी वॉज सेड। सो नैन्सी वॉज सेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसकी पत्नी का नाम नैन्सी है और वो कुछ मिनट तक खामोश रही, उदास हो गई। शी बिकम डाउटफुल अबाउट द न्यू स्कूल बट इट वाज ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो उसको संदेह होने लगा उस नए स्कूल के बारे में, लेकिन कुछ देर के लिए। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, उसका जो खुद का जो थोड़ा सा दुर्भाग्य था, कुड नॉट बाइंड हर टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि उसका दुर्भाग्य ये था कि दूसरी पत्नियां वहाँ नहीं थी, वो ये मान रही थी। लेकिन साथ में वो इस बात को लेकर के खुश हो गई कि उसके पति का जो उद्देश्य था, जो वो काम करना चाहता था, उसमें वो बहुत खुश था। शी लुक्ड एट हिम, ही सेट फोल्डेड अप इन द चेयर। उसने अपने पति की तरफ देखा, वो कुर्सी में दुबक करके बैठा हुआ था अपने आप को। ही वॉज स्टूप शोल्डर, थोड़ा सा कुबड़ निकली हुई थी, एंड लुक फ्रेल, कमज़ोर दिखता था। बट ही समटाइम्स सरप्राइज पीपल विद सडन बर्स्ट ऑफ हिज फिजिकल एनर्जी। लेकिन लोगों को वो कई बार आश्चर्यचकित कर देता था, इस ऐसी ऊर्जा का संचार वो करता था इन इस प्रेजेंट पोस्चर, और जिस अवस्था में वो बैठा हुआ था। हाउएवर ऑल इज बॉडीली स्ट्रेंथ सिम टू हैव रिटायर्ड बिहाइंड इज डीप सेट आइज। उसकी सारी शारीरिक शक्ति जो है, ऐसा लग रहा था कि वो खत्म हो गई है, ये अब निकल गई है उस शरीर में से, जो गहरी आंखों के पीछे छुपी हुई है। गिविंग दैम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भेदने की एक अभूतपूर्व शक्ति जो है वो है। ही वॉज ओनली 26, हालांकि वो 26 वर्ष का था, बट लुक्ड 30 और मोर, लेकिन 30 से भी अधिक उम्र का लगता था। ऑन द होल, अगर पूरी बात करें, ही वॉज नॉट अनहैंडसम, हालांकि वो सुंदर नहीं था लेकिन इतना बदसूरत भी नहीं था। वॉट आर यू थिंकिंग माइक सेड नैन्सी आफ्टर अ वाइल। अब वो जिस अवस्था में कुर्सी में बैठा हुआ था, नैन्सी देख रही थी कुछ सोच रहा है गहरी आंखों से, तो उसको पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। तो उसने कहा, आई वॉज थिंकिंग वॉट अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट एट लास्ट टू शो पीपल हाउ अ स्कूल शुड बी रन। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ मुझे कितनी बड़ी एक अवसर मिला है लोगों को ये दिखाने का कि स्कूल को कैसे चलाना चाहिए। एंडियम स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। वो जो स्कूल मिला था वो हर तरीके से पिछड़ा हुआ था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इन टू द वर्क एंड हिज वाइफ हर्स टू। उसने अपना पूरा जीवन इन विद्यालयों के पीछे, इस काम के पीछे लगा दिया था, और उसकी पत्नी ने भी यही काम किया था। ही हैड टू एम्स। यहाँ से आपको याद रखना है कि दो लक्ष्य क्या थे, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वाज इंसिस्टेड अपॉन, कि पहला तो उस विद्यालय के जो अध्यापन स्तर है उसको बहुत ऊंचा बनाना, और दूसरा द स्कूल कंपाउंड वॉज टू बी टर्न इन टू अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, और विद्यालय प्रांगण को एक सुंदर जगह में परिवर्तित करना था। ये दो उसके लक्ष्य थे। Nancy's dream gardens came to life when with the coming of rains। तो वो वहाँ पे पहुँच गए। अब नैन्सी के जो सपनों का बगीचा था वो तब जीवंत हुआ जब बारिश शुरू हुई। एंड ब्लॉसम, और वो बगीचा जो था धीरे धीरे फल फूलने खिलने लगा। Beautiful hibiscus and almanda hedges in the brilliant and red yellow marked out carefully tended school compound from the rank neighborhood bushes। तो आसपास की जो जंगली झाड़ियाँ थी वहाँ पर अब हिबिस्कस के जो पौधे थे लाल और पीले फूलों से आच्छादित अब धीरे धीरे वहाँ पे आने लगे। One evening, एक शाम, as Obi was admiring his work, जब वो भी अपने काम की प्रशंसा खड़े होकर के अवलोकन कर रहा था, ही वॉज स्कैंडलाइज्ड टू सी, वो ये देख करके हतप्रभ रह गया। टू एन ओल्ड वुमन फ्रॉम द विलेज होबल राइट एग्रो द स्कूल कंपाउंड। उसने देखा कि एक गांव की औरत, बूढ़ी औरत जो है वो विद्यालय के प्रांगण से बिल्कुल बीचों बीच वो चलती हुई आ रही थी। थ्रू अ मैरीगोल्ड फ्लावर बेड, हजारीगल की जो फूलों की क्यारी थी और उसकी जो बाड़ बनी हुई थी उसमें से आ रही थी। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड, जब वो वहाँ पर पहुँचा, ही फाउंड फेंट साइंस ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज्ड पाथ फ्रॉम द विलेज
across the school compound on the bush of the other side। तो जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि एक हल्का सा, फेंट का मतलब हल्का पड़ा हुआ, पगडंडी का एक रास्ता था जो कई दिनों से यूज़ नहीं हुआ था, जो ठीक उस प्रांगण के बीचों बीच एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। इट अमेजेज मी, ये मुझे आश्चर्यचकित करता है, मुझे इसमें आश्चर्य हो रहा है। सेड वंस ओबी टू वन ऑफ द टीचर्स हु हैड बीन देयर 3 years इन द स्कूल, जो पहले से 3 वर्ष से वहाँ पे काम कर रहा था, उस स्कूल के टीचर को उसने क्या कहा, दैट यू पीपल अलाउड द विलेजेस टू मेक यूज़ ऑफ द फुटपाथ, के तुमने गाँव के लोगों को इस पगडंडी का इस्तेमाल करने दिया। मुझे इस बात को सोच समझ करके आश्चर्य होता है। इट इज़ सिंपली इनक्रेडिबल, यह अविश्वसनीय है। शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। द पाथ, सेड द टीचर एपोलोजेटिकली, उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये जो रास्ता है, appears to be very important to them, ये उनके लिए बहुत महत्व का है। although it is hardly used, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। it connects the village shrine, गांव का जो कब्रिस्तान है, with the place of burial, उसको दफनाने की जगह पे वहाँ से उसको जोड़ता है। एंड वॉट हैज़ टू डू विद द स्कूल, आज द हेड मास्टर, उसने कहा इसका स्कूल से क्या लेना देना है। वेल आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता। रिप्लाइड द अदर विद अ श्रग ऑफ शोल्डर, एक ने अपने कंधे उछालते हुए मना किया, मुझे ये बात नहीं पता। बट आई रिमेंबर देयर वॉज अ बिग रो सम टाइम अगो व्हेन यू अटेम्प्टेड टू क्लोज इट, तो गाँव में बहुत बड़ा हो हल्ला या बवाल हो गई थी जब हमने इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की थी। दैट वॉज सम टाइम अगो, ये तो कुछ पुरानी बात है। बट इट विल नॉट बी यूज नाउ, तो पहले ये भले बवाल हुई होगी लेकिन अब नहीं होगी, अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। सेड ओबी एज ही वॉकड अवे, जैसे वो वहाँ से चला गया। वॉट विल बी द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ पे उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी आने वाला था, तो उसने कहा ये क्या सोचेगा उसके लिए। व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट द स्कूल नेक्स्ट वीक, कि जब अगले सप्ताह जब वो वहाँ पे आएगा विद्यालय का निरीक्षण करने, तो उस विद्यालय के बारे में क्या सोचेगा। द विलेजर्स माइट, फॉर ऑल आई नो, गाँव वाले शायद मैं जितना जानता हूँ, डिसाइड टू यूज़ द स्कूल रूम फॉर अ पैगन रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, अगर इसी तरह से उनको गांव वाले को अनुमति दी तो हो सकता है कि वो किसी रीति रिवाज को पूरा करने के लिए निरीक्षण के दौरान ही गाँव के विद्यालय के कमरे के अंदर आप पहुँचे। तो उसने क्या किया, उनको रोकने के लिए हैवी स्टिक्स पर प्लांटेड, बड़ी बड़ी मजबूत लकड़ियाँ वहाँ पे प्लांट कर दी गई, ज़मीन में गाड़ दी गई। क्लोजली अक्रॉस द पाथ, ठीक उस रास्ते के बिल्कुल एट द 2 places, दोनों जगह पर, वेर इट एंटर्ड, जहाँ से उनकी एंट्री होती थी, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रीमाइज, और ठीक उस जगह पे जहाँ स्कूल परिसर में से वो रास्ता बाहर जाता था, यानी दोनों एंट्री और एग्जिट, जहाँ से आना और जाना दोनों था, उन दोनों जगह पर उन्होंने लकड़ियाँ लगा दी। दिस वेर फर्दर स्ट्रेंथन, और उनको और मजबूत करने के लिए फर्दर स्ट्रेंथन विद बैर्ब्ड वायर, और उसको कंटीले तारों से उसको मजबूती देने के लिए कंटीले तार भी लगा दिए गए। सो दिस वॉज द एक्शन टेकन बाय माइकल ओबी, उसने एक्शन लिया। Tomorrow we'll start from here 3 days, okay? Till then revise the lesson and goodbye. गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने एसिडिक नेचर पढ़ा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड टूटने वाली रिएक्शंस, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था OH बॉन्ड से कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ी थी मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन और ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन। दूसरी हमने डिस्कस करी थी जिंक के साथ रिएक्शन, बेंजीन फॉर्म किया था। अमोनिया के साथ रिएक्शन एनिलीन फॉर्म किया था, और फॉस्फोरस के पेंटाक्लोराइड के साथ क्लोरोबेंजीन। और अगर हम फिनोल ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फोरस के ट्राई जो फेनिल फॉस्फेट बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था इथरिफिकेशन, ईथर कैसे बनता है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम NaOH से करते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है, और उस फिनॉक्साइड के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ईथर। अब बनेंगे हम एस्ट्रिफिकेशन। फिनोल की रिएक्शन हम एसिड एस्ट्री
एस्टरीफिकेशन यानी एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन या एस्ट्रीकरण, इंग्लिश में एस्ट्रीफिकेशन और हिंदी में एस्ट्रीकरण। एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। वैसे ही फिनोल भी, ये देखिए आप, फिनोल एसिड के साथ, फिनोल एसिड एनहाइड्राइड के साथ या फिनोल एसिड क्लोराइड के साथ। फिनोल में एसिड ले लूँ, अब एसिड आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने आर ग्रुप लिया, आर में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फिनोल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एसिड से कराते हैं तो भी एस्टर फॉर्म होता है, एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी एस्टर फॉर्म होता है, और एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो भी एस्टर। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड से तो इसका तो H और इसका OH क्या बन जाएगा आपके, C6H5OCO। ठीक है ना, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बचा आपके R', इसका OH और इसका क्या निकला H और ये O बन जाएगा आपके। ये रिएक्शंस क्या बनाएगी, एस्टर फॉर्म करती हैं, फेनिल एस्टर बनते हैं और क्या बनता है H2O। इस रिएक्शन में H2O को हमको निकाल देना चाहिए, अगर हम H2O को नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। फिनोल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी आपके क्या बनता है, एस्टर बनता है और एक को प्रोडक्ट बनता है एसिड। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। तो एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। एसिड क्लोराइड के जो रिएक्शन होती है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन की प्रेजेंस में होने के कारण ये रिएक्शन में क्या होता है, इसका H और इसका क्या निकलता, Cl, और यहाँ पे भी क्या बनता है, एस्टर। और ये जो HCl है और पिरिडीन क्या होता, बेस होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी कारण क्या बनता है, एस्टर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है क्योंकि पिरिडीन और HCl क्या, पिरिडीन क्या करता है, HCl को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है। तो ध्यान रखना कि फिनोल एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एसिड के क्लोराइड के साथ एस्टर फॉर्म करते हैं। एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। इस रिएक्शन में बढ़ने वाले जो को प्रोडक्ट हैं उनको फटाफट निकाल देना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। अम्ल क्लोराइड की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है और बनने वाला HCl उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजोइलीकरण, एस्ट्रीफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, इसको शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, बेंजाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, RCOCl की नहीं करा के क्या कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फेनिल बेंजोइड बनता है। इसका H और इसका Cl निकल जाता है और क्या बनता है, फेनिल बेंजोइड बनता है और HCl बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो ये और फिर है
8वीं रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ये सारी रिएक्शन फिनॉल की OH बॉन्ड टूटने से हो रही है। अगर फिनॉल को किसी भी क्रोमिक जो होता है अम्ल की प्रेजेंस में क्रोमिक अम्ल बनता है Na2Cr2O7, सोडियम क्रोमेट ले लो और H2SO4 ले लो, या पोटेशियम क्रोमेट और H2SO4। इनको जिसको बोलते, इन दोनों को प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, क्रोमिक अम्ल बनता है, कंसनट्रेट H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बना देता है और इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो फिनॉल को अगर हम खुला छोड़ दें वायु में तो भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर हम क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो भी इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये हमारी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जो कितने टाइप्स की थी, 8 टाइप्स की। सारी मैंने आपको डिस्कस कर ली है। फर्स्ट अम्लीय प्रकृति, सेकंड जिंक के साथ रिएक्शन, थर्ड अमोनिया से रिएक्शन, फोर्थ फॉस्फोरस के पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन, फिफ्थ NaOH और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन यानी कि इथ्रीफिकेशन, फिर एस्ट्रिफिकेशन, एसिड के एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड से रिएक्शन, फिर बेंजोल क्लोराइड से रिएक्शन, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन। ये सारी रिएक्शन ये प्रूव करती है कि फिनॉल का OH बॉन्ड टूटता है और उसकी वजह से रिएक्शंस होती है। तो ये 8 रिएक्शंस हमने केवल कौन सी किससे डिस्कस करी, OH बॉन्ड टूटने से, और OH में भी केवल H बॉन्ड टूटने की, O और H वाली हमने पढ़ी थी फर्स्ट रिएक्शन अम्लीय प्रकृति वाली, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे OH बॉन्ड टूटता है और फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय के कारण होने वाली रिएक्शंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो फिनॉल है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ अलग रिएक्शन देगा और कंसनट्रेट HNO3 के साथ अलग। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन आती हैं फिनॉल की, तो ये देखिए आप, तनु डाइल्यूट यानी तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन क्या, NO2 नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है और क्या बनता है, NO2 प्लस NO3 माइनस और बनता है H3O प्लस या H2। ये NO2 जो होता है आयन क्या करता है, फिनॉल पर अटैक करता है और क्या बनाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पे यानी 2 नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, और ये पैरा पोजीशन पे 2 नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो NO2 प्लस आयन, ये इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे बनता है, HNO3 से करके रिएक्शन करके NO2 प्लस बनाता है और ये NO2 प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और क्या बनाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल
फिनोल। ये जो ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनोल बनते हैं, इनको हम प्रभाजी आसवन से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होती हैं उसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और पैरानाइट्रोफिनोल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इधर देखिए, ये फिनोल, ठीक है, ये फिनोल, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया? अंतः अणुक, अंतः अणुक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल ये देखिए आप, पैरानाइट्रो में क्या पाया जाता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर और इसमें होता है इंट्रा, अंतः और अंतर, दो के बीच में होता है तो अंतर और एक के बीच में होता है तो अंतर अणु। तो इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है, ये जल्दी वाष्पित हो जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, वो इजीली वाष्पित नहीं होता है। इसी कारण इसके क्या हम बना सकते हैं? इन दोनों को हम प्रभाजी आसवन से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन से हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनाकर उनको हम क्या कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन से पृथक कर सकते हैं। अब है, अगर यही रिएक्शन मैंने किससे आ गई एग्जाम में आपके? कंसंट्रेट H2SO4 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन आ जाती है फिनोल की, तो क्या होता है? H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन मिक्सचर बोलते हैं या नाइट्रिक कारक मिक्सचर बोलते हैं। HNO3 और H2SO4 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HSO4 माइनस, NO2 प्लस और H3O प्लस आयन बनाते हैं। ये NO2 प्लस आयन अटैक करते हैं ऑर्थो पैरा इसकी पोजीशन पे, तीनों ही पोजीशन पे, और क्या बनाते हैं? पिक्रिक एसिड 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ट्राइनाइट्रोफिनोल या क्या होता है? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो एग्जाम में आ सकता है फिनोल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे? तो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन देना, और अगर आ जाए फिनोल से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल कैसे बनाएंगे? तो आपको डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन देनी है, या आ जाए कंप्लीट द रिएक्शन, यहाँ लिखा हो फिनोल प्लस कंसंट्रेट HNO3, तो आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, और अगर फिनोल प्लस डाइल्यूट HNO3 दे रखा है तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनाना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी बेंजीन की अदर रिएक्शन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अगर इनसाइड कोई पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आई थी वो कितनी आई थी? ρ मल्टीप्लाई R डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला उसका दूसरा रूप क्या है? तो उसका दूसरा रूप ये है। तो दोनों सही है, पर यहाँ पर हमने ρ की एज इट इज ρ लिख के फॉर्मूला डिराइव किया है, और
यहाँ पर हमने रो की वैल्यू लिख के फॉर्मूला क्या किया है, डिराइव किया है। अब यही चेंज है, बाकी कोई फॉर्मूले पे चेंज ही नहीं है। ये लिखो या ये लिखो, फॉर्मूला दोनों करेक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट रो लिख के फॉर्मूला डिराइव करते हो तो ये आएगा, अगर आप रो की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर ये वाली, तो फिर जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। अब हमको जो निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। और कौन से कंक्लूजन निकालना है कि हमने देखा कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमने देखा ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और इसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा कि इनसाइड स्फीयर यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तीनों अलग अलग कंडीशन पर, तीनों अलग अलग पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, डिराइव किया हमने फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको कंक्लूजन देखना है, ग्राफ देखें कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वो सारी चीजें हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इन चीजों को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, आउटसाइड। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, ठीक है। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ऑन द सरफेस कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, Q अपन R स्क्वायर। पर इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन सी कितनी कैलकुलेट की, तो अगर ये जो गॉसियन सरफेस सॉरी जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके इनसाइड अगर कोई पॉइंट है P, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई R, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको बनाना है ग्राफ, हमने ग्राफ बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है R और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखा कि सबसे पहले इनसाइड का हम देखते हैं, तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे उनको हम रो बोलते हैं, और 3 और एप्सिलॉन नॉट क्या, तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा अगर कांस्टेंट है तो जो E डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर करेगी, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के। अब अगर इनसाइड अगर ये R है, डिस्टेंस है, अगर हम जैसे जैसे ये डिस्टेंस को कम करेंगे, R की वैल्यू कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो हमने पॉइंट को कहाँ पर रखा, सेंटर पर रखा। अगर पॉइंट को हमने सेंटर पर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो R कितना हो जाएगा, जीरो। अगर R जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो। अब जैसे सेंटर से, इस सेंटर से बाहर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब ये जैसे जैसे हमने R को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कब तक मैक्सिमम होगी, जब तक कि ये R की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो जाए, इस R कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाए। तो ये जो कैपिटल R है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर होता है, सरफेस पर। तो ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम है। तो ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर दोनों R कैसे हैं, बराबर, दोनों R कैसे बराबर। ये वाली जो रीजन है, ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है, यहाँ पर कैसा है, R ग्रेटर है, बड़ा कैपिटल R कैसा है, स्मॉल r से ग्रेटर है। और ये वाला जो रीजन है राइट साइड वाला, यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर जो कैपिटल स्मॉल r है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से। ये दूरी या डिस्टेंस जिसको आप R ले लो, ठीक है। अब तीन अलग अलग कंडीशन। अब जैसे ही सरफेस पर आया, ये जो R है, दोनों R जो बराबर है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब हमने देखा कि जैसे सरफेस से बाहर जाएंगे, ये हमने कुछ डिस्टेंस लिया, स्मॉल r डिस्टेंस सेंटर से। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की, और हमने डिस्टेंस बढ़ाया, यहाँ पर गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। तो हमने क्या देखा कि आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे r बढ़ेगा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी E डिक्रीज हो गया, E क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा ग्राफ बना,
ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटसाइड द सरफेस, यहां पर कंडीशन क्या है, तो जो ई है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर सरफेस पर हमने देखा कि जो ई है वो क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और सरफेस पर हमने देखा दोनों आर कैसे हैं, इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऑन द सरफेस कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी, मैक्सिमम। आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमने देखा कि इनसाइड द कंडक्टर या सॉरी इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। कब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि दोनों आर बराबर नहीं हो जाते। अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और सेंटर पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो गॉस थ्योरम के रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन थी वो सारी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। तो सबसे पहले कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 1/4πε0 जिसको हमने कूलॉम्स लॉ से डिराइव किया था उसको हमने गॉस थ्योरम से भी किया। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो पॉइंट शेप में ही नहीं होता, लीनियर चार्ज भी होता है, सरफेस चार्ज भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज भी होता है। ठीक है, तो चार्जेस का जो शेप है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं होता, लीनियर चार्ज भी हो सकता है, सरफेस चार्ज भी हो सकता है, बड़ा क्यूब चार्ज भी हो सकता है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं वो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने डिराइव किया कि अगर लीनियर चार्ज कंडक्टर है हमारे पास, लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने डिराइव कर लिया। इसके बाद हमने प्लेन शीट, एक शीट थी उसको हमने चार्ज दिए, सारे चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने डिराइव किया। इसके बाद हमने शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। शेल में भी दो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अब दोनों के लिए एक ही डेरिवेशन होता है, इसलिए हमने दो डेरिवेशन नहीं की हैं, एक ही डेरिवेशन होता है, और बुक में भी शायद आपको एक ही डेरिवेशन उसका दे रखा है। ठीक है, तो शेल में नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग दोनों होते हैं। अब इसके बाद हमने किया स्फीयर का, और स्फीयर में भी दो होते हैं, एक तो कंडक्टिंग स्फीयर होता है और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो डेरिवेशन है वो सेम एज इट किसके जैसा है, तो वो सेम किसके, शेल के जैसा ही उसका डेरिवेशन है, यानी वही डेरिवेशन है पूरा। ठीक है, इसलिए हमने उसको डिराइव नहीं किया क्योंकि टाइम को बचाने के लिए, और बुक के अंदर भी नहीं दे रखा। तो हमको जो बुक के अंदर दे रखा था वो कौन सा दे रखा था, नॉन कंडक्टिंग का, जिसको हमने डिराइव कर लिया। अब नॉन कंडक्टिंग में भी पॉइंट आउटसाइड और ऑन द सरफेस किसके जैसा है, जो शेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं सेम एज इट इज उसी जैसा है, तो हमने उसका भी डिराइव नहीं किया, और हमने सिर्फ किसका किया, पॉइंट इनसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका डेरिवेशन हमने कर लिया, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई ρ/3ε0 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, और जिसका ग्राफ हमने बनाया कि जो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ही हम इनसाइड जाएंगे और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जीरो होगी। और जैसे ही आउटसाइड हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के कैसी होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो गॉस की सारी एप्लीकेशन हमने देख ली। अब हमको गॉस थ्योरम या इस चैप्टर के रिलेटेड 3 टॉपिक और पढ़ने हैं, और वो टॉपिक क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर कितना फोर्स होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, कोई चार्ज कंडक्टर है उसकी सरफेस पर कितना फोर्स होता है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे हम, तो जैसे कि हमने ये एक कंडक्टर ले लिया, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया हमने, स्फेयर है हमारा, इसको जैसे ही हम चार्ज देते हैं, अगर ये स्फेयर है और कैसा है, कंडक्टिंग स्फेयर है यानी कंडक्टर है, और डेफिनेशन हेडिंग भी हमारी क्या है, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, और कंडक्टर दे रखा है, अगर जैसे ही हम कंडक्टर को चार्ज देंगे वो सारे चार्ज यूनिफॉर्मली उसकी सरफेस पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम जानते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, तो उसका रीज़न हम जानते हैं, और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू रिपल्शन।
यानी हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और कौन सा फोर्स लगाता है, रिपल्शन का फोर्स लगाता है। अब वो रिपल्शन के फोर्स के कारण भागना चाहता है, पर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर मूव कर सकता है, पर इसके बाहर वो नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, और एयर क्या, इंसुलेटर है, जो कि चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करती। तो अब क्या हो जाएगा, तो हमने देखा कि जैसे कि एक रूम है, जिस रूम के अंदर 50 सीटें हैं, यानी 50 सीटें हैं, हमने 50 बच्चों को बाहर खड़े करके रखा और हमने बोला अब जाके तुम सीटों पे बैठ जाओ। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, 50 सीटें हैं, जरूर है वहां पर बैठने के लिए, और बच्चे भी कितने हमारे पास, 85 बच्चे हैं, ठीक है। पर वो सारे बच्चे एक साथ कमरे के अंदर जाएंगे और फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में सीट के लिए कि इस सीट पर मैं बैठूंगा, इस सीट पर मैं बैठूंगा। तो वैसे ही जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारे चार्ज आपस में झगड़ा करते हैं और सबके ऊपर क्या लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो सारे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कि जैसे कि हम 15 मिनट या 10 मिनट बाद जैसे क्लास के अंदर आए और हमने देखा कि सारे जो 50 जो बच्चे थे वो सभी सीटों के ऊपर व्यवस्थित, जिसको जिस सीट पर बैठना था वो उस सीट पे बैठ गया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है, सारे चार्ज रिपल्शन के कारण इधर उधर भागते रहते हैं और फिर क्या होता है, यूनिफॉर्मली सरफेस पर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब क्या हो गया कि 50 बच्चे सीटों पर बैठ गए, अब सीटें हमारे पास खाली नहीं है। अब हमने क्या किया कि चलो 10 बच्चे बाहर खड़े या 20 बच्चे बाहर खड़े, अब तुम भी चले जाओ। तो 20 बच्चे जैसे बाहर खड़े थे उनको भी हमने उस कमरे में भेज दिया। अब सीटें तो हमारे पास 50 सीटें, तो हम क्या करेंगे, 2 सीटों के बीच में एक जने को और बिठा दिया हमने। तो फिर क्या होगा, वहां पर भी उथल पुथल होगी और सारे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अंडर टेंशन में होंगे, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर में होंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाएगा पूरा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर होता है कि जैसे हमने इसको चार्ज दिए, सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जैसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसके बाद अगर हम और इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो हम जानते हैं पहले भी ये सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो जैसे कि ये कोई प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को ये वाला प्लस चार्ज क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। अब ये वाला प्लस चार्ज इसको रिपल कर रहा है, ये भाग नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और वो एयर क्या करेगी, इसको जाने नहीं देगी। अब ये वाला चार्ज, सपोज ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यानी इंडिविजुअल इनके ऊपर फोर्स तो है, पर नेट फोर्स इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना होता है, 0 होता है। और जब नेट फोर्स इनके ऊपर 0 हो जाएगा, इसका मतलब हम कहेंगे कि जो चार्ज है वो क्या हो गए, यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये जो चार्ज, ये जो कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है, इसकी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर फोर्स कितना लगता है और इस सरफेस के ऊपर फोर्स कितना होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो कंडक्टर है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया इस सरफेस का, ये जो पूरी सरफेस है इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया और इस स्मॉल एलिमेंट को हमने बोला ए बी। ठीक है, तो हमने ये जो चार्ज कंडक्टर है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये स्मॉल एलिमेंट ए बी और दूसरा ये रिमेनिंग पार्ट। और इस रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट को हमने बोला, जैसे कि ये स्मॉल एलिमेंट है इसको हमने बोला ए बी, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बोलेंगे ए सी बी। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये जो ए सी बी रिमेनिंग जो कंडक्टर है ये इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगाता है वो हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू ए सी बी हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कि जैसे ये कोई कंडक्टर है पूरा, अब इस कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 2 पॉइंट हमने एज्यूम किए। कितने पॉइंट हमने एज्यूम किए, 2 डिफरेंट लोकेशन या 2 पॉइंट हमने एज्यूम किए। एक पॉइंट को हमने बोला P1, ये जो पॉइंट है कंडक्टर के आउटसाइड इसको हमने बोला P1, और दूसरा सिमेट्री के लिए एक दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया इनसाइड दी कंडक्टर, और इस वाले पॉइंट को हमने बोला P2। क्या बोला, P2। अब इस कंडक्टर के कारण ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट यानी इस स्मॉल एलिमेंट के पास चार्ज है, और ये जो चार्ज है पूरे कंडक्टर को हमने कितने चार्ज दिए हुए, पूरे कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिए हुए। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने दूसरा जो पार्ट काटा है ए बी, उसके पास जो चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, DQ। कितने चार्ज है, अगर पूरे के पास Q चार्ज है तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ए बी, इसके पास जो चार्ज होंगे वो कितने हो जाएंगे, DQ। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे E1।
क्या बोलेंगे E1 और E1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पर हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं इकाई धन परीक्षण आवेश को हम रखेंगे, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, वो जो इसके कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है एसीबी भी क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एसीबी भी इस पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन भी कौन सी होगी, आउटसाइड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे E2, ठीक है। अब E1 किसने बनाई, तो E1 बनाई AB ने और E2 किसने बनाई, ACB में। तो इसके आगे जो भी है हमारा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसको वहाँ पे, तो इसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में बता दिया था कि इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। इसके बारे में तो हमने देख लिया था, और कौन कौन से पार्ट है वो भी बता दिया था। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ भी है। वैसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है आपका, जो विजिबल होता है आपको, उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। इसके बाद जो गम के अंदर होता है, गम आप जानते ही हो, जो आपका यूँ कह सकते हो मस्कुलर सब्सटेंस, जिसके अंदर आपका टीथ एम्बेडेड होता है, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो वो बाहर की तरफ जो हमको गम दिखता है उसके अंदर जो पोर्शन होगा टीथ का, उसको हम क्या कहेंगे, नेक रीजन। और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, इसकी वजह से उसको नेक कहा जाता है। इसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो रूट टाइप ही होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, या रूट कैनाल भी कह सकते हैं यहाँ पे। इसके ये क्या हो जाएगा, रूट। और रूट की जो ओपनिंग होती है, मतलब इनर मोस्ट जो टीथ होता है आपका, जो सेंसिटिव पार्ट होता है, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है आपकी, वो कहलाती है, जहाँ पे ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपाइकल फोरामेन कहते हैं, अपाइकल फोरामेन कहते हैं। और यहाँ से क्या अराइज होगा वो भी हम देखने वाले थे। आज हम जो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो आउटर मोस्ट आपका क्राउन है, उसके अंदर जो सबसे पहली लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनामल। क्या कहते हैं, एनामल। और ये कंप्लीट नहीं होते, ये सिर्फ आपके आउटर मोस्ट ही प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट लेयर जो होगी वो क्या होगी, आपके आउटर मोस्ट होगी, और ये कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती है, ये आउटर मोस्ट ही प्रेजेंट रहेगी। और ये कैसी रहती है, नॉन लिविंग रहती है। कैसी रहती है, नॉन लिविंग। तो ये जो आपके आउटर मोस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके नॉन लिविंग लेयर होगी, क्योंकि आपको कोई सेंसेशन यहाँ से मिलता नहीं है। जैसा आप जानते हो, कभी टीथ के अंदर अगर आपके प्रॉब्लम हो और आपको दर्द हो रहा हो या फिर ऐसा कोई सेंसेशन आ रहा हो, तो वो सेंसेशन यहाँ से कभी आता नहीं। आप खुद इसको टच करके देख लेना, आपको कोई सेंसेशन नहीं आएगा। बाकी इनर मोस्ट जो पार्ट होते हैं वही लिविंग होते हैं, बाकी ये जो आउटर मोस्ट आपका पार्ट है वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। टीथ का सेक्शन देख रहे हैं हम, ये क्या है आपका सेक्शन पार्ट है। टीथ को हमने ऊपर से कट कर लिया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। और ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किसका पार्ट होती है, क्राउन का पार्ट होती है। और इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एनामल। क्या कहते हैं, एनामल। तो ये लेयर हो जाएगी आपके एनामल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एनामल। तो ये क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अब ये ध्यान रखना, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हार्डेस्ट सब्सटेंस लिखा है, ठीक है। कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, यूँ पूछे आपको, तो आपको ध्यान रखना वो होता है आपका एनिमल। एनिमल जो होती है वो आपकी बॉडी की क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। जो क्राउन है उसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है, यानी सबसे पहली जो लेयर है आपके टूथ की, वो क्या कहलाएगी, एनिमल कहलाएगी। यानी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट लेयर ऑफ टूथ। आपको पूछे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में, मतलब टूथ में कितने पार्ट होते हैं, तो 3, क्राउन, नेक और रूट। इसके बाद लेयर की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो कौन सी होती है, एनिमल होती है। ये कैसी होती है, ये कैसी होती है, हार्डेस्ट होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द आवर बॉडी, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये कैसी ओरिजिन होती है, मतलब ये कहाँ से अराइज होती है, क्योंकि आपने एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में पढ़ा हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बारे में कभी सुना हो, तो उसमें आता है कि हर लेयर क्या करती है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाने में हेल्प करती है। तो ये टूथ जो होते हैं वो आपके एम्ब्रियो के टाइम में किससे डेवलप होते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब ये एक्टोडर्म लेयर से अराइज होते हैं। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये बने किससे होते हैं,
ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। तो ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ कैल्शियम, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। अब जानते होंगे फ्लोराइड आपके लिए हार्मफुल होता है और यहाँ पे फ्लोराइड से ही बना होता है। तो ये ध्यान रखना, हार्मफुल कब होता है? जब ये एक्सेस हो जाए, एक्सेस अमाउंट इसका हो जाए फ्लोराइड का पानी के अंदर, तो ये क्या होता है? आपके लिए हार्मफुल होता है। बाकी आपके टीथ के एनामल फॉर्मेशन में फ्लोराइड की मतलब क्वांटिटी कुछ न कुछ मतलब मिनिमम क्वांटिटी इसकी ज़रूरी होती है। इसलिए ध्यान रखना कि बिल्कुल फ्लोराइड नहीं मिले तो भी आपके टीथ को नुकसान है और बहुत ज़्यादा मिल जाए तो भी आपके टीथ को नुकसान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किससे मतलब क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है और मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। अगर आपको ये केमिकली पूछे कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड जो होता है उसको केमिकली क्या कहते हैं, तो केमिकली इसको क्या कहा जाएगा? केमिकली नॉन एज, इसको केमिकली क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्सी एपेटाइल, इसको क्या कहा जाता है? केमिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइल। किसको? कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड जो है आपका यानी एनिमल जो है उसको केमिकली क्या कहेंगे? तो ये किससे बनी होती है? हाइड्रोक्सी एपेटाइल से बनी होती है। या फिर आपको जनरली याद रखना है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड, याद सब रखना है। और ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइल होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है आपका। क्या होता है? क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो लेयर होती है आपकी वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? तो नॉन लिविंग। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कैसी होती है? नॉन लिविंग। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका फ्लोराइड होता है वो क्या होता है? बहुत ही काम का। मैंने कहा था कि फ्लोराइड तो चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है हमने, लेकिन इसका एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? तो वो भी आपको ध्यान रखना। जब डिजीज के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी आता है, लेकिन मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है एक्सेस अमाउंट। पहले बता देता हूँ मैं आपके फ्लोराइड क्या है। तो फ्लोराइड इज एसेंशियल, ये आपके टीथ के लिए क्या होता है? एसेंशियल होता है। तो फ्लोराइड इज एसेंशियल बट एक्सेस ऑफ इट कॉजेज मॉटलिंग। ये वर्ड याद रखना आपको, मॉटलिंग ऑफ टीथ। अब ये क्या होता है? मॉटलिंग ऑफ टीथ। तो आपका जो शेप होता है टीथ का वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, यानी डिफॉर्म शेप। आपका जो टीथ का शेप होता है वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, डिफॉर्म शेप। इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मॉटलिंग। इसको क्या कहेंगे? मॉटलिंग ऑफ टीथ। यानी फ्लोराइड अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए आपके टीथ के अंदर, मतलब आपके वाटर के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, तो आपके जो टीथ होंगे वो क्या हो जाएंगे? मॉटलिंग हो जाएगा उनके अंदर। क्या हो जाएगा? मॉटलिंग। और मॉटलिंग का मतलब क्या होगा? उनका जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। क्या होता है? उनका शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोराइड इज एसेंशियल, चाहिए आपकी बॉडी को, लेकिन बट एक्सेस ऑफ इट या एक्सेस अमाउंट ऑफ इट कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफॉर्म शेप। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना, कौन सी सेल आपकी जो एनिमल है वो उसको सिक्रीट करती है? तो सिक्रीटेड बाय एमेलोब्लास्ट। आपको यहाँ पे याद रखना था, सिक्रीटेड बाय एमेलोब्लास्ट। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। 6 पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये लेयर सिक्रीट कौन करता है? एनिमल जो होती है। तो सिक्रीटेड बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना कौन सी सेल सिक्रीट करती है। तो सिक्रीटेड बाय एमेलोब्लास्ट। एमेलोब्लास्ट करके सेल्स होती है जो आपके एनिमल को सिक्रीट करने का काम करती है। तो कौन सी सेल आपके अंदर सिक्रीट करेगी? एमेलोब्लास्ट। और ये सारे पॉइंट आपको इससे रिलेटेड याद रखने, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनिमल जो होती है वो आपकी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्राउन का पार्ट होती है, और ये कंप्लीट नहीं होती है। ये लेयर क्या है? कंप्लीट नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, नॉन लिविंग है ये। नॉन लिविंग का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कोई सेंसेशन होता नहीं है। भले आप बाहर से मारते हो और फिर आपको सेंसेशन फील होता है, तो सेंसेशन किस वजह से होता है? क्योंकि वो आपके रूट कैनाल या इनर जो मोस्ट पार्ट है उसके अंदर मतलब छोड़ जा रही हो या फिर सेंसेशन जा रहा हो तो आपको ये महसूस होता है, वरना महसूस होता नहीं है। इसके बाद जो लेयर आती है उसको कहते हैं हम डेंटाइन। सेकंड जो लेयर आएगी वो कौन सी होगी? आपके डेंटाइन होगी। जस्ट एनिमल के नीचे एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड लेयर हो जाएगी आपके इसके अंदर डेंटाइन। सेकंड लेयर हो जाएगी आपके डेंटाइन। तो ये वाली कौन सी लेयर है?
तो ये लेयर है आपकी डेंटाइन, ये हो जाएगी आपके डेंटाइन। और डेंटाइन को सिक्रीट करने का काम करते हैं ओडोंटोप्लास्ट। स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है यहीं पे आपके, जिसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोप्लास्ट कहते हैं। और सर्कुलर टाइप सेल्स होती है और यहीं पे प्रेजेंट होती है, आपके रूट कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और ये हो जाएगी आपके ओडोंटोब्लास्ट, जो क्या करती है, इसको सिक्रीट करने का काम करती है। तो ये जो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये लेयर हो जाएगी आपके डेंटाइन। ये किसका पार्ट होती है, तो ये क्राउन का पार्ट नहीं होती है, लेकिन सेकंड लेयर होती है, आपको ध्यान रखना है। इसको कहेंगे हम डेंटाइन। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड लेयर। और इसको सिक्रीट करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ओडोंटोब्लास्ट। आपको नाम याद रखना है, ओडोंटोब्लास्ट। तो आपके जो फर्स्ट लेयर है उसको सिक्रीट करने का काम कौन करता है, एमेलोब्लास्ट। और सेकंड लेयर को सिक्रीट करने का काम कौन करेगा, ओडोंटोब्लास्ट करेगी। तो ये ओडोंटोब्लास्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर आती है। वहाँ पे एमेलोब्लास्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर शो हो सकती है, इसलिए हमने बताया ओडोंटोब्लास्ट। ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वो कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट है। और ये क्या सिक्रीट करती है, तो आपके टूथ की सेकंड लेयर मतलब सिक्रीट करने का काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है पल्प कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्प कैविटी। वाई पल्प कैविटी, क्योंकि आपके जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एक कैविटी होती है, मतलब ये सेकंड लेयर होगी। इसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, एक प्रकार से कैविटी है। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, पल्प। तो ये आपकी जो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पल्प कैविटी हो जाएगी। डेंटाइन को छोड़ के जो भाग बचता है उसको हम क्या कहेंगे, पल्प कैविटी। तो ये वाली जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, पल्प कैविटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी थर्ड लेयर, पल्प कैविटी। ये हो जाएगी आपकी पल्प कैविटी। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पल्प कैविटी होती है उसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर होती है। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर होती है। तो जैसे हमने बना दिया यहाँ पे, ये हो गया आपकी ब्लड वेसल्स। आपको ध्यान रखना है ये एपाइकल फोरामेन से फिर अराइज होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर, और इसके साथ में नर्व फाइबर भी होते हैं। तो ये जो येलो कलर में हमने शो किया वो क्या हो जाएंगे, आपके नर्व फाइबर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएंगे आपके नर्व फाइबर। और जो आपका रेड कलर का वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स। ये हो जाएगी ब्लड वेसल्स। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हमने यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ है बीच में, वो क्या है, तो उस गैप के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एल्वेलर बोन वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे जो गैप बचता है वहाँ पे एक सीमेंटिंग लेयर होती है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो क्या करती है, इसको अटैच रखने में हेल्प करती है। मतलब आपका टूथ जो है वो बाहर गिरेगा नहीं, वो अटैच रहेगा। तो अटैच करने के लिए उसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं एक सीमेंटिंग लेयर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीमेंटिंग लेयर। ये हो जाएगी सीमेंटिंग लेयर, ये हो जाएगी सीमेंटिंग लेयर। और सीमेंटिंग लेयर और आपका जो टूथ वाला पार्ट है, यानी जो आपका टीथ है उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है, यानी कौन सी आ जाएगी, इसके बाद जो टीथ जहाँ से अराइज हो रहा है उसकी मतलब लेयर, और आपका जो सीमेंटिंग लेयर है उसके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहेंगे, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो आपको ये भी याद रखनी है। ये भी अटैचमेंट साइड ही प्रोवाइड करती है और टीथ को क्या करती है, एक जगह पे टिकाए रखने का काम करती है। ये हो जाएगी आपकी पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ये कौन सी लेयर हो जाएगी, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा टूथ का जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कौन कौन सी लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहली होती है आपकी एनेमल, सेकंड जो होगी वो होगी आपके डेंटाइन। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड लेयर जो आ जाएगी आपकी वो कौन सी हो जाएगी, डेंटाइन। वो कौन सी लेयर है, डेंटाइन। ये कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। ये कौन सिक्रीट करता है, तो सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट। ये स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती है जो इसको सिक्रीट करने का काम करती है। जैसे फर्स्ट लेयर को कौन करता है, एमेलोब्लास्ट, तो यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। कैसे होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब आपके जो जर्म लेयर होती है, मतलब एम्ब्रो के टाइम में मेसोडर्म जो लेयर होती है वो किसको बनाती है, आपके डेंटाइन को बनाने का काम करती है। और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है यानी एनिमल जो उसको सिक्रीट करने का काम कौन करती है, तो आपके एक्टोडर्म लेयर करती है। तो ये क्या होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और ये किससे बनी होती है वो भी ध्यान रखना है। तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। किससे बनी होती है, तो मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। किससे बनी होती है, कैल्शियम सॉल्ट से बनी होती है। इसके बाद जो आपके
लास्ट जो लेयर रह जाती है वो है आपके पल्प कैविटी। तो आपको पल्प कैविटी के अंदर ध्यान रखना है, जो पल्प कैविटी है उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिविंग होती है। कैसी होती है, लिविंग होती है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको भी, जो जगह बचे अपने यहाँ पे, जैसे पल्प कैविटी, पल्प कैविटी जो आपकी क्या है, लास्ट थर्ड लेयर है। आपको ये याद रखना पल्प कैविटी के बारे में। और जो आपकी पल्प कैविटी होती है ये आपकी हो जाएगी थर्ड वाली लेयर। पल्प कैविटी कैसी होती है, तो फिल्ड विथ, आपको दिख जाएगा वैसे, फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू। लिख लेना आप, क्योंकि शॉर्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो नर्व फाइबर। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या होता है, फील्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा सेकंड, आपको ध्यान रखना है ये लेयर कैसी होती है, तो ये लिविंग होती है। सेकंड भी लिविंग होती है और ये भी लिविंग होती है, जबकि आउटर मोस्ट जो लेयर आपकी वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। तो ये हो गया आपका टूथ का स्ट्रक्चर। एक बार मैं इसको फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी है, वो भी आप समझ सको। इसके बाद आप उसको नोट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें इसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्राउन, नेक एंड रूट। 3 पार्ट हो गए। आउटर मोस्ट जो होगा क्राउन, इसके बाद नेक जो आपके किसके अंदर प्रेजेंट होगा, गम वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं हम नेक। और इनर मोस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रूट। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, टूथ के अंदर, मतलब आपका जो टीथ है उसके अंदर 3 लेयर होती है मेनली। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है, यानी जो आपका क्राउन वाला पार्ट है जो विजिबल है, वो आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी होती है, उसको कहते हैं हम एनिमल। और ये क्या होता है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। इसके बाद इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट थे वो क्या थे, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद ये हार्डेस्ट लेयर है, यूं भी कह सकते हो आप इसको। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ये एक्टोडर्मल क्या होता है मैंने आपको बता दिया नहीं, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसके बाद क्या है, ये मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये ध्यान रखना जरूरी है, आपका एनिमल किससे बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड आपको ध्यान रखना है, कहीं मिस करना नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड के बारे में हम जानते हैं कि मेनली डिजीज करता है आपके मतलब टीथ के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसका एक्सेस अमाउंट आपके अंदर टीथ के अंदर मोटलिंग करेगा, बाकी इसका कुछ अमाउंट तो आपके टीथ को चाहिए, क्योंकि वो हार्डेस्ट तभी बनेगा। तो इसको केमिकली हम क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोराइड, या एनिमल को केमिकली क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइल। ये भी ध्यान रखना जरूरी है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये कैसी होती है लेयर, नॉन लिविंग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना। और ये सीक्रेट कौन करता है, स्पेशल टाइप्स की सेल्स, तो वो ध्यान रखना, एमेलोब्लास्ट। इसके बाद फ्लोराइड इज एसेंशियल बट एक्सेस ऑफ इट कॉजेज मोटलिंग। ये वर्ड ध्यान रखना, मोटलिंग ऑफ टीथ। व्हाट डू यू मीन बाय मोटलिंग ऑफ टीथ, सीधा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, डिफॉर्मिटी इन शेप ऑफ टीथ। मतलब आपके टीथ का शेप अगर बिगड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटलिंग कहते हैं। और वो मोटलिंग क्यों होती है, कि फ्लोराइड का अमाउंट आपके वाटर के अंदर ज्यादा हो जाए तब मोटलिंग होती है, बाकी फ्लोराइड तो आपको चाहिए। तो ये तो हो गया आपके एनिमल के बारे में। सेकंड लेयर होती है आपकी डेंटाइन। कौन सी लेयर होती है, डेंटाइन। तो ये ध्यान रखना, कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट। स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है, यही सेल्स क्या करती है, सेकंड लेयर को सीक्रेट करने का काम करती है। इसके बाद ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। और लास्ट जो पॉइंट है, मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ये भी लिविंग होती है। इसके बाद जो लास्ट आपके बचती है लेयर वो है पल्प कैविटी, फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। ये हमने यहाँ पे बताया आपको ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर के बारे में। और ये कहाँ से अराइज हो रही है, अपाइकल फोरामन, जो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है रूट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, अपाइकल फोरामन कहते हैं। और एक बोन सॉकेट के अंदर क्या होता है, आपका टूथ अरेंज होता है, यानी थिकोडेंट अरेंजमेंट होता है हमारे अंदर। और ये लेयर कैसी होती है, लिविंग होती है। इसके बाद जो बचता है हमारे बकल कैविटी के अंदर वो है आपका टंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।